क्या खर्चा आने वाला है, तो आपको कंपैरिजन करने में आसानी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? कितने लोग चाह रहे हैं कि आज इसका हिसाब किताब कर लें? फिर बीच बीच में जब जब भी हम डायरी लेके बैठते हैं, जब जब कैलकुलेशन लगाते हैं, जब जब विचार आते हैं, सर कैसे करें क्या करें, तो उसका लफड़ा ही खत्म हो जाएगा। करें एक बार। मैं ये स्लाइड दिखाने से पहले आपसे ये जानना चाहता हूं, आप में ऐसे कितने लोग हैं जो शादीशुदा हैं? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत ही गर्व का विषय है ये। ऐसे कितने लोग हैं जिन पर 2 बच्चे हैं? थोड़ा वो लोग भी हाथ खड़े करें। 2, सिर्फ 2 ही हैं, बहुत बढ़िया। सर सबसे आगे बैठे हैं, माइक दीजिए वो वाला। मैं सर को स्टेज पे बुलाना चाहता हूं। सर से हम 1-2 सवाल करेंगे। आप लोग भी जो बाकी यहाँ पे बैठे हैं वो लोग भी सर के सवालों को ध्यान से सुनेंगे और जवाब को भी सुनेंगे। तैयार हैं आप लोग? क्या शुभ नाम है सर आपका? राजीव शर्मा जी। कितने बच्चे हैं सर आप पे? बहुत बढ़िया। उनको पढ़ा रहे लिखा रहे? क्या खर्चा आता है बच्चों को? 10,000 रुपए महीने या साल का? महीने का। तो 1 साल का कितना हो गया? 1,20,000। 1 लाख। तो 1,20,000 के हिसाब से कब तक इतना पैसा उन पर खर्च किया जाएगा? जॉब ना हो जाए। लगभग कितने समय में हो जाएगी? 15 साल। 15 साल मतलब टोटल उनकी एज 15 साल में तो नौकरी नहीं लगती ना, पढ़ाई के बाद। अब के बाद तो लगभग कितना समय तक मान लें? 20 साल। 20 साल। 20 साल में लगभग कितना खर्चा हो जाएगा एक बच्चे पे? 20 लाख। 20 लाख। और इसके अलावा भी कुछ है या 20 लाख में मामला सेटल हो जाएगा? होगा सर। कितना और मान लें? 5 लाख। और किस चीज का? शादी है, कोई डिप्लोमा भी कर सकता है, वो भी कई खर्चे जो इतने में नहीं होते हैं ना। 20-25 लाख रुपए का एक बच्चे का खर्चा है। तो एक बच्चे के लिए 25 लाख, 2 के लिए 50 लाख। एग्री कर रहे हैं सारे लोग? क्यों कर रहे हैं इतना पैसा खर्च? सभी लोग करते हैं। नहीं, सभी कर रहे हैं, और भी बदायूं में और भी बच्चे होंगे, उनका कर लो। वो बच्चे मेरे हैं इसलिए कर रहे हैं। अपने हैं इसलिए कर रहे हैं। अपने का कोई कारण? और भी गोरे चिट्टे घूम रहे होंगे अड़ोस पड़ोस में, उनको पकड़ लो, उनको कर दो। उनको नहीं कर रहे थे। अपनों का ही क्यों कर रहे हैं? तो मेरे हैं वो। मेरे हैं ये तो समझ में आ गया, लेकिन क्यों? सिक्योरिटी सर। अपने बुढ़ापे की सिक्योरिटी अपने वालों से ही है। बोलो हाँ कि ना? यही कारण है ना, हम भी सब स्वार्थी हैं। खर्चा नहीं कर रहे, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि ये हमें रिटर्न्स देगा जब हम कुछ करने लायक नहीं रहेंगे। यही एक मकसद होता है ना। क्या गारंटी है राजीव सर? गारंटी कोई भी नहीं सर। गारंटी कोई नहीं है। मन करेगा तो दे भी सकता है, नहीं मन करेगा तो। बात सही है कि नहीं? हो सकता है ज्यादा ही सेटल हो जाए तो विदेशी चले जाए। यस या नो? लेकिन एक सवाल और जानना चाहेंगे। एक उम्मीद करके उनके ऊपर 50 लाख खर्च किए, अगर गलती से राजीव सर एक और आ जाए घर में, एक बच्चा और आ जाए, तो क्या करेंगे? उसको रखेंगे या भगा देंगे? उसको खर्च करेंगे सर। ऐसे ही करेंगे सेम, या उसके साथ में कुछ दुर्व्यवहार करेंगे? सेम इक्विवेलेंट रखेंगे तो तीनों को? जी सर। अब बाकी लोग क्या बोलते हैं? अगर तीसरा वाला और आ गया तो क्या करेंगे? उसका भी खर्चा उठाएंगे? और इतना बजट नहीं हुआ तो बोलेंगे यार तू बिना प्लानिंग के आ गया, तो प्लानिंग तो 2 की थी, तीसरा कहां से आ गया? हैं? बोल देंगे तुझे अनाथालय छोड़ के आ जाते हैं भाई, तू बिना प्लानिंग वाला है, अनवांटेड चाइल्ड है। क्या करेंगे? कैसे? अच्छा कोचिंग पढ़ाएंगे और मेहनत करेंगे, कुछ न कुछ करके उनको उसी में एडजस्ट करेंगे। अगर आमदनी नहीं बढ़ेगी तो उनको उसी में एडजस्ट करने के लिए बोलेंगे। यही बात है ना? सारे लोग एग्री कर रहे हैं? राजीव सर भी एग्री कर रहे हैं। तो सर के लिए पहले तो जोरदार तालियां होनी चाहिए, सर ने इतने बढ़िया सवालों के जवाब दिए। आइए मैं आपको कुछ बात और बताता हूं और आप इसको ध्यान से समझो। आप सबके लिए ये बात बता रहा हूं कि हम सब लोग परिवार में, किसी के 2 बच्चे हैं, किसी के 3 हैं, किसी के 4 हैं, किसी के 5 भी हो सकते हैं। और उनके लिए हम लोग जो भी अपना बेस्ट है, अपना सब कुछ करके, खून पसीना बहा करके अपने बच्चों को हम बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा, बेहतर भोजन, बेहतर कपड़े, हर चीज लाने की, देने की कोशिश करते हैं। बोलो हाँ कि ना? यस या नो?
ऐसे ही अगर हम थोड़े समय के लिए अगर इस बिजनेस के बारे में अपनी एक राय बना लें, एक थोड़ा सा अपना माइंड सेट कर लें कि जैसे मेरे 2 बच्चे हैं, क्या क्या नाम माने इनका, क्या क्या नाम है सर, राजीव सर? सोनू मोनू। तो सोनू मोनू के बीच में एक चिंटू आ गया है, छोटू है आ गया, इसकी प्लानिंग नहीं थी। ठीक लग रहा है? तो क्यूट सा तो है, रखेंगे इसको, भगाएंगे। हाँ जी, इसके भी पढ़ाई लिखाई कराएंगे, कपड़े लत्ते सारा कुछ, दवाई गोली। कितने लोग एग्री करेंगे? अगर आ गया तो तीसरा। बहुत बढ़िया, सारे लोग एग्री कर रहे हैं। तो थोड़ी समझ के लिए आपको एक चीज मैं बताना चाह रहा हूं, ये जो छोटू है ये आपके घर में बिना प्लानिंग के पैदा हो गया। इसका नाम है शेप शॉप। क्या नाम है? शेप शॉप। और ये पैदा हो गया, आपने अपने जो पहले से सोनू मोनू को पैदा किया है उनका खर्चा 50 लाख का था। कितना था? और सर ने अपने हिसाब से बताया, हो सकता है जब एंड वहां तक पहुंचेंगे हम 25 साल तक या 30 साल तक, जब तक बच्चा इंडिपेंडेंट होगा तब तक हो सकता है और महंगाई बढ़ जाए और सारी चीजों में बदलाव आए। क्योंकि 15 साल बाद की सिचुएशन किसी को मालूम नहीं है कि पेट्रोल 500 रुपए लीटर होगी कि डीजल 400 रुपए लीटर होगा। हम दावा नहीं कर सकते, क्या पता अभी अमेरिका और रूस में लड़ाई हो जाए, कुछ भी हो सकता है ना? तो आने वाले समय का कंट्रोल किसी के भी हाथ में नहीं है और ये खर्चे से भी ज्यादा जा सकते हैं, हाँ कि ना? लेकिन इतने भी मान लेते हैं, 25 लाख 30 लाख उनके ऊपर खर्चा किया और सिर्फ एक ही वजह से कि वो हमारे बुढ़ापे की लाठी बने। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो छोटू है तो बड़ा होने के लिए पहली बात तो 20-25 साल नहीं लगेंगी, ये 5 साल में ही 25 साल के बराबर हो जाता है। 5 साल में ही कितना हो जाएगा? बहुत तेजी से तरक्की करेगा। 5 साल में एडल्ट हो जाता है, इसका वोटर आई कार्ड बन जाएगा। हाँ जी। और इसका खर्चा कितना आएगा आज इसका टोटल लगा लेते हैं, जो कई बार कई लीडर आपस में खुसर फुसर करते हैं, गुरुजी 500 रुपया, ये बताई नहीं थी है? और कई तो गेट से लौट गए होंगे। अच्छा हाँ, ऐसा क्या है यहाँ पे? हम तो फ्री में कई बार दावत खा के गए यहाँ। तो यहाँ सिर्फ दावत नहीं, दावत के अलावा वो भी है जिसकी कीमत लाखों में हो सकती है। हेलो, हमने खुद जो गेन किया है इसको जहां से, उसके लिए हमने ऑलरेडी लाखों खर्च किए, तब ये स्लाइड बनी है, तब तुम्हें पढ़ के सुना रहे हैं। आगे बहुत कुछ आने वाला है, तैयार हैं? तो देखते हैं आज छोटू का खर्चा। इसको तीसरा बच्चा मान लिया जाए और अगर इसको बड़ा करने की बारी आती है तो हम बोलते हैं डायमंड होने पर ये बड़ा हो जाता है। क्या होने पर? क्या बनने पर? जिनको जिनको जुबान दी है वो बोलें कृपया। तो डायमंड बनने में क्या क्या खर्चे आते हैं? हमारे काफी सारे लीडर हैं जो टाई लगा के बैठे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, फील्ड में दौड़ रहे हैं, इनको सबको मालूम है। तो सबसे पहला जो खर्चा होता है वो किस चीज का है? पेट्रोल का। किस चीज का है? फील्ड में जाएंगे, फील्ड करेंगे, उसके लिए पेट्रोल चाहिए। कितने रुपए डेली की पेट्रोल हम जला सकते हैं रोज? ऐसा नहीं सीधे हाईवे पर डाल दिया और राउंड लगा के आ रहे हैं, फील्ड करना है। 100 रुपए सर बोल रहे हैं, 200 हायर साइड लेते हैं, 200 तो महीने का 6000 लिख लो। इतने में एग्री हैं सारे लोग? 6000 रुपए महीने की पेट्रोल। दूसरा क्या है? मोबाइल का बिल। मोबाइल का बिल कितना आ जाएगा महीने का? वैसे तो आजकल सब रिक्शे वाले भी मोबाइल लेके चल रहे हैं, सिर्फ सबके लिए कोई अलग से फोन नहीं लेना पड़ता। तो मान लो अच्छी इंटरनेट रिचार्ज वगैरह किया, जूम मीटिंग में वीडियो बंद ना करना पड़े, तो कितने का रिचार्ज महीने का कराने से हो जाएगा काम? है जी? अरे 500 मान लें, चलो 500 या 700 जो भी आपको मानते हो वो लिख लो आप महीने। और क्या बचता है? ऐसी मीटिंग होती है, कभी गुरुजी आते हैं, कभी महागुरुजी आते हैं, कभी गुरुओं के गुरु आते हैं और इनकी मुंह दिखाई कुछ न कुछ देना पड़ता है। आपको लेकिन सच्ची मुच्ची बता रहा हूं, इसमें से 1 रुपया ये मुझे नहीं देने वाले, और अभी तक तो सिर्फ पानी पिलाया है मुझे। लाए थे काजू, मैंने खोल के नहीं देखे। ये सब आप पे ही खर्च, जो भी यहां से अगर कलेक्शन होता है
चाहे मीटिंग 500 की हो, चाहे 1000 की हो, चाहे 10,000 की हो। लेकिन एक महीने में ऐसी कितनी मीटिंग होती है जिनमें हमें पैसे देने पड़ते हैं? एक महीने में कितनी मीटिंग पड़ती है? 3 बार। अच्छा, 3 महीने में 1 बार। अब मान लेते महीने में अगर एक भी पड़ गई तो कितना हो जाएगा पैसा? हर मीटिंग 500 की तो नहीं होती, कुछ ज्यादा की भी होगी, 800 की भी होगी, कुछ 200 की भी होगी, कुछ 100 की भी होती है। इन एवरेज कितना मान लें? 1000। चलो हायर साइड चलते हैं, 1000 रुपए लिख लो। 1000 रुपए मीटिंग का हो गया तो कितना हो गया अभी? अरे टोटल कितना हो गया? 6000 ये, 500 ये और 1000 ये, 7500 हो गया। इसके बाद क्या बचता है? दिशा ट्रेनिंग और एलडीपी, बीच बीच में हमें साल में 1 बार इनमें भी जाना रहता है। इनका कितना खर्चा होता है? 5-6 हजार रुपए दिशा ट्रेनिंग का और 5-6 हजार रुपए उसका मिला के 12,000 साल का होता है, ये महीने का नहीं होता। तो महीने का एवरेज कितना आ गया? 1,000 और जोड़ दो महीने के खर्चा में इसका। इसके बाद क्या बचता है? कभी नाश्ता नहीं मिला, लंच नहीं मिला तो कभी समोसा कचौड़ी खाना पड़ सकता है। हैं? मैडम हड़ताल पे, बोले तुम चेक आ नहीं रहे, रोज टाई लगा के भागते हो, आज मिलेगा ही नहीं लंच। ऐसा कभी कभार होगा, लेकिन फिर 2-4 दिन बाद मिल जाएगा खाना। तो महीने तक वो कितना हम मान लें इसका? बाहर अगर हमें समोसा कचौड़ी खाना पड़ा, 1500 रुपए महीने इसका मान लो। हाँ जी, कितना हो गया? 10,000। इसके बाद क्या बचता है? कपड़े। कपड़े मिल जाते हैं। चलो मान लो कि कहीं ऐसे भी रहता है कि नई नई ड्रेस सिलवानी पड़ती है, हो सकता है सबसे पहले इतने ना सिलवाते हो, टाई कोट पैंट ये सब पहनते हैं पहले से ना, फिर ठीक है। तो वैसे तो सारे लोग कपड़े पहनते ही हैं, पर मान लो कि सेब शॉप के लिए अगर अलग से हमने कुछ खर्चा किया तो कितनी ड्रेस सिलवानी पड़ेंगी हमें साल में? हर महीने तो नहीं सिलवाते, 4-5 ड्रेस हर साल, हर 3 महीने में 1। ठीक है, एक ड्रेस कितने की? तो बहुत सस्ती वाली है। मान लेते हैं 10-12 हजार रुपए कपड़ों के, मान लो 1000 रुपए महीने कपड़े के, तो 11,000 हो गया। इसके बाद कुछ बचता है, बुक्स और टूल्स। कोई बुक प्रमोट करते हैं सीनियर, कोई टूल्स प्रमोट करते हैं, तो महीने में कितनी किताब पढ़ लेते हैं हम? हंस रहे हैं कहीं, अभी तक तो पूरी एक नहीं पढ़ी। कायदे में महीने में 1 पढ़नी चाहिए, तो महीने में 1 भी पढ़ लें अगर हम बहुत तगड़े तरीके से लगेंगे काम पे, तो हो सकता है हम इतना कर लें। तो कितना होगा? 250, 300, 500 मान लो, तो कितना हो गया? 11,500। टोटल कितना हो गया? 11,500। 12,000 मान लें। अगर इस हिसाब से अगर हम 12,000 रुपए खर्च करें तो डायमंड बनने में कितना समय लगेगा? हर दिन 200 की पेट्रोल जलानी है, हर मीटिंग में मौजूद रहना है, अच्छी ड्रेस अप टू डेट पहन के रहनी है, हर चीज एकदम टिप टॉप रहेगी, हर एक काम एकदम सेट रहेगा। 12,000 रुपए महीने खर्च किए जाएं तो मैक्सिमम 3 से 4 साल में हम डायमंड बन सकते हैं। अगर डायमंड बन गए तो इनकम कितनी होगी? हम देखते हैं कि अगर 5 साल में भी डायमंड बने और 1 साल का खर्चा 1.5 लाख भी मान लें, हायर साइड कितना? 1.5 लाख, तो 5 साल का खर्चा कितना हुआ? 7.5 लाख। और इनकम होगी हमारी 1 करोड़। कितनी होगी? उसमें से 10 लाख घटा दो, 7.5 छोड़ो, तो कितने बचे? 90 लाख। ऐसी कौन सी जगह है कि आज 10 लाख डाले जाएं और 5 साल बाद हमें 90 लाख मिल जाएंगे? $80 लाख मिल जाएंगे। और इसके बाद की इनकम, फिर ये नहीं कि किस्सा खत्म। हो सकता है कि कोई अच्छा खासा कोई प्लॉट हो बदायूं में, ऐसी कोई जगह हो कि अभी लेके डाल दो, हो सकता है कि उसके 10 लाख के 90 लाख हो जाएं 5 साल में, पर लेकिन वो बेचने के बाद तो किस्सा खत्म है ना। लेकिन यहां से तो पार्टी शुरू होगी डायमंड बनने के बाद।
असली। हाँ जी, अब आप सब बुद्धिजीवी लोग हैं और आप सबको मैंने आज ये पूरा टोटल बता दिया है, और अब इसके अलावा अगर कुछ बचता हो तो आप बता दो। अगर हम चाहें तो इसको बचा भी सकते हैं और हम चाहें तो इसको लगा भी सकते हैं। आज की मीटिंग में कई महानुभाव नहीं आए होंगे और बड़े खुश हो रहे होंगे, 500 बच के। हाँ जी, लेकिन आपने लगा दिए। मैं भी ऐसे ही उन्हीं वालों में से था, मैं लगाता रहता था, और कई मेरे गांव में ऐसे बुद्धिजीवी थे, वो बचाते रहते थे और मुझे पागल बोलते थे, पागल है, हर मीटिंग में जाता है। वही बात है, लेकिन उनमें और मेरे में अभी फर्क दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? लगाने में फायदा है, बचाने में फायदा है। और एक और बात बता दूं, कई लोग सोच रहे हैं अब 10 लाख का लोन कराना पड़ेगा डायमंड बनने के लिए, ये और मुसीबत आ गई। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहां 10 लाख इकट्ठे नहीं चाहिए, ना 1.5 लाख इकट्ठे चाहिए। जब आप यहां 1 महीने फील्ड करोगे, 12,000 खर्च करोगे, तो कुछ डीडियां भी निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी? शुरू में हो सकता है ये छोटू आपसे पैसा खर्च करवाए, महीने, 2-4 महीने, 6 महीने या साल भर, लेकिन उसके बाद छोटू आपको बोलेगा अब पापा आपको जेब में हाथ डालने की जरूरत नहीं है, अब छोटू आपका अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, और ये आपको कभी महीने का 20,000 भी देगा, कभी 50,000 भी देगा, कभी लाख भी देगा। डायमंड बनने से पहले अगर आपकी मोबाइल, लैपटॉप, कार, विदेश यात्रा, मकान की सेटिंग ना करा दे तो कहना, हर एक चीज की सेटिंग ना करा दे तो कहना, डायमंड बनने से पहले। और डायमंड बनने के बाद छोटू क्या बोलेगा, अब सोनू और मोनू की भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो, उनको भी कुछ करने की जिम्मेदारी मेरी है। हेलो, समझ में आ रहा है? सारा का सारा गेम जो है वो जोश का ही है, और जोशीले लोगों को दुनिया में सब लोग पसंद करते हैं। यस या नो? हमारे देश में अलग अलग तरह के नेता हुए हैं। कुछ नेता ऐसे होते हैं जो मंच पे आते हैं कुछ बोलते ही नहीं है, उनको कोई पसंद करता है क्या? कुछ नेता ऐसे होते हैं जो मंच पे आते हैं तो ऑडियंस का भी दिल खुश हो जाता है। यस या नो? ऐसे ऑडियंस का भी हिसाब किताब रहता है। कुछ ऑडियंस को देखते ही ऐसा लगता है पता नहीं कहां ये हरिद्वार जाने के चक्कर में क्या जबरदस्ती लाके बिठा दिया है, उसको बोलो ताली बजा ले, हाँ ठीक है। परेशान सा है कुछ, बार बार ये देखता है घड़ी की तरफ, कब निकलेंगे हम यहां से। ऐसे लोग केवल मीटिंग में नहीं, वो हर जगह ऐसे दुखी दुखी रहते हैं। जैसे डॉक्टर साहब बोल रहे थे ना, उनसे पूछो हमेशा, बोला क्या, बोला कट रही है। क्या कट रही है पता नहीं, ये तो दर्द भरे गाने सुनेंगे, यार नहीं लूट लिया घर यार का, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। ऐसे लोगों को देख के लगता है तू भी किसी के काम का नहीं है। दूसरी तरफ होते हैं जोशीले लोग, उनका चेहरा हमेशा खिला हुआ रहता है। हेलो, एक गजब की एनर्जी उनके अंदर से निकलती है। उनके ऑरे में अगर कोई व्यक्ति आ जाए, उसके भी कष्ट दूर हो जाते हैं। वो भी लगता है उसको यार कोई बंदा है जिसके बगल में आते टेंशन फ्री हो जाता हूं। ऐसे भी लोग होते हैं कि नहीं होते? यस या नो? दोस्तों, जैसा अपने आप को बनाना है बना लो। आज आप अपने आप को इस दुनिया के रंगमंच में परफॉर्म कर रहे हैं, और जैसा हम परफॉर्म करते हैं परमानेंट इमेज वैसी बन जाती है। फिल्मों में अलग अलग लोग कैरेक्टर लेकर के आते हैं, रियल जिंदगी में वो कैसे होंगे मालूम नहीं, लेकिन जो रोल उन्होंने किया है दुनिया उन्हें उसी नाम से जानती है। यस या नो? अगर हम सोचते हैं कि नहीं हमारे अंदर बहुत जोश है लेकिन दिखाते नहीं है, तो वो अंदर ही रह जाएगा। हेलो, मैं बोलता हूं शक्ति कपूर कितना भी महान आदमी क्यों ना हो, लेकिन टीवी पे दिखते ही, भले उसने अपनी जिंदगी में अपनी बीवी को छोड़ के किसी की तरफ देखा भी ना हो, लेकिन जब भी टीवी पे आएगा, आओ ललिता है, तो लगता है ये कुछ गड़बड़ करने वाला है। यस या नो? तो लोगों का अलग अलग रोल होता है, उसका चेहरा देख के समझ में आता है आदमी किस तरीके का है। जॉनी लीवर आएगा है, उसको देख के कुछ ना कुछ याद आता है। राजपाल यादव को देख के भी कुछ याद आता है। यस या नो? और अमिताभ बच्चन जी को भी देख के कुछ याद आता है। आता है कि नहीं आता? तो आपको भी देख के, मैं यहाँ बहुत सारे लोगों को देख रहा हूं, कई तो
वॉलेंटियर बने तो भी डांस कर रहे हैं। और कई ताली बजाने की भी हिम्मत नहीं कर रहे, बजा ली, बहुत गवाद गर्मी है यार, बहुत गर्मी। जोश का गेम है। एक बार का वाकया आया, आगरा वेन्यू पे एक व्यक्ति अपने गेस्ट को लेकर के आया, मीटिंग खत्म हुई, नरसिंह ग्रेवाल सर ने क्लोजिंग की और एक बंदा आया और आकर के सर से हाथ मिलाया, सर आपका प्लान बड़ा अच्छा था और मुझे बड़ा ये पसंद आया काम, मैं बिल्कुल इसको करने के लिए तैयार हूं। सर ने उनको बधाई दी, बोले बहुत बढ़िया, आप किसके साथ में आए? तो उन्होंने बताया मैं आया तो इनके साथ था लेकिन मैं ज्वाइनिंग इनके साथ लूंगा। तो सर ने पूछा, बोले ऐसा क्यों, आप इनके साथ आए थे, ज्वाइनिंग इनके साथ क्यों ले रहे हैं? तो उन्होंने बोला सर जब आपकी मीटिंग चल रही थी तो ये जो बंदा मुझे लेके आया ऐसे सीट पे लेटा था, ताली बजा नहीं रहा था, और ये बंदे को मैंने देखा ये हमेशा ताली बजा रहा था, मेरी समझ में आ गया मेरा भविष्य जोशीले के साथ सुरक्षित है, दूसरे वाले के साथ में नहीं। क्यों? आपका भी गेस्ट आपको देख रहा होगा, आपका भी डाउनलाइन तो देख रहा होगा, यस या नो? समझ में आ जाएगा उसके आज भविष्य किसके साथ में सुरक्षित है। जोशीला अपलाइन जब मंच पे आता है तो बगल वाले को कहानी मानने के लिए दिल करता है, देख ये मेरा सीनियर आया है, यस या नो? जो आया ठीक है यार, मत बजाओ ताली, थोड़ा यहां दर्द सा है, उसको कोई पसंद नहीं करता। आर यू एक्साइटेड? हेलो मैनपुरी वालों, जोश में हैं? और जोश में ही रहना। डायमंडशिप का सबसे बड़ा सीक्रेट ये है, जितने ज्यादा जोश में रहोगे उतनी जल्दी सफलता मिलेगी। और जोश दिखाने के लिए अपने पास और तो कुछ है नहीं, मुस्कुराता हुआ चेहरा और दमदार ताली, यही दो चीजें, और इनको जितने दमदारी से दिखाएंगे पता चल जाएगा कितने जोश में हैं। हम लोग जिंदगी में इंतजार करते रहते हैं, कई बार कुछ मौका दे भगवान, लेकिन मौका दे भी दे तो उस मौके की पहचान भी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब मौका इससे बड़ा और क्या हो सकता है? जितने भी लोग आज इस हॉल में बैठे हैं, अब तक जितनी अगरबत्ती लगाई है आपने, जितनी गंगा जी नहा के आए, जमुना जी नहा के आए, हनुमान चालीसा पढ़ी है, जो भी भैरव बाबा और संतोषी माता, महाकाली जितनी भी पूजा करी है वो सब मेरे सपने में आई थी और मेरे को बोल के गई हैं कि सबके अच्छे दिन आ गए, सबको बता दो शेप शॉप में डायमंड बन जाए। थैंक यू। ये मौका है भाई, हेलो, इसका फायदा उठाना चाहिए। कहीं हम ऐसी गलती ना करें कि मौका 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 चिल्लाते रहें और मौका हमारे सामने है। एक व्यक्ति अपने आप को कर्महीन समझता था, दुर्भाग्यशाली समझता था, और किसी व्यक्ति ने उसको बताया कि तुम फलाने राज्य के उस पर्वत पर अगर चले जाओ तो वहां पर एक बहुत बड़े साधु बाबा रहते हैं, भगवान की दिव्य शक्ति उनके अंदर है, और अगर तुम उनका आशीर्वाद ले लो तो तुम्हारा भाग्य उदय हो जाएगा। वो बंदे को इस बात की चाहत थी, इस बात की बड़ी तमन्ना थी, दूर दराज उस प्रदेश में, उस राज्य में वो जाने के लिए तैयार हो गया, उस पर्वत पर जाने के लिए। बड़ी मुश्किल रास्ता थी, जंगलों से होकर के जाना था, कई नदियां पार करके जाना था, लेकिन उसके अंदर एक क्रेज था कि मुझे अपना भाग्य उदय करना है, कुछ भी हो जाए इस जिंदगी में मैं वो बाबा का आशीर्वाद लेके अपने भाग्य को जरूर उजागर करूंगा, अपना भाग्य का उदय करूंगा। निकल पड़ा, रात्रि में एक जंगल से होते हुए जा रहा है और उसको एक शेर मिल गया। शेर उसके ऊपर झपटा तो उसने रोकने की कोशिश की और बोला, भाई मेरे को खा मत, मैं बड़े इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहा हूं, मैं अपना भाग्य उदय करने जा रहा हूं, मैं वो फलाने बाबा का आशीर्वाद लेने जा रहा हूं। शेर ने बोला ठीक है मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, लेकिन तुम वो बाबा से पूछ के आना, मुझे इतने दिन हो गए, इतनी शिकार करता हूं लेकिन मेरा पेट भरता नहीं, हमेशा भूख मेरे अंदर रहती है, वो दिन कब आएगा जब मेरी भूख मिटेगी? तो बोला ठीक है मैं लौट के आऊंगा, तुम्हारी बात का उत्तर जरूर दूंगा, तुम्हारा सॉल्यूशन ढूंढ के लाऊंगा। आगे बढ़ता है, एक शहर मिलता है, उस शहर में एक किसान के यहां पर रुक जाता है। किसान उसकी सेवा करता है और अपनी व्यथा बताता है कि मैं पूरी जिंदगी हो गई मुझे मेहनत करते हुए, मेरी बेटी शादी के लिए है लेकिन मेरे पास पैसा नहीं, तुम जा रहे हो बाबा जी के पास, पूछ के आना मेरे अच्छे दिन कब आएंगे, मेरी जिंदगी में भी कुछ पैसा धन
कुछ आने वाला है कि नहीं। बोला मैं जरूर पूछ के बताऊंगा। आगे बढ़ता है, उस राज्य में पहुंच जाता है और वहां के राजा से मिलता है कि मैं वो दूरगामी उस पहाड़ पर जा रहा हूं उस बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए। राजा भी उसको बोल देता है कि ठीक है आप जाइए और हमारा भी एक बात आप पूछ के आना। मैं इतने प्रयास करता हूं लेकिन हमारे राज्य में शांति नहीं आती, इतनी कोशिशें करने के बाद भी परेशानियां बनी रहती हैं। बोले मैं जरूर पूछ के आऊंगा। पर्वत पर पहुंचता है और बाबा का आशीर्वाद लेता है और तीनों लोगों के सवाल का जवाब पूछता है और बाबा उनको बताता है उस शेर को जाके बता देना उसकी भूख उस दिन शांत होगी जिस दिन वो किसी महामूर्ख का भोजन कर लेगा, जिस दिन किसी महामूर्ख का शिकार करेगा उस दिन उसकी भूख शांत हो जाएगी। बता देना उस किसान को कि उसकी छोटी सी जमीन में एक दिशा बता दी पर्टिकुलर, उस पूर्व दिशा में अगर जाकर के खुदाई करेगा तो सोने के घड़े दबे हैं, वो निकाल ले, उसके दिन सुधर जाएंगे। और उस राजा को भी बता देना वो अपने असली रूप में आ जाए। नाटक करता है वो राजा नहीं वो रानी है, अगर वो लोगों को डिक्लेयर कर देगा उस दिन से उसके अच्छे दिन आ जाएंगे। और वो लौट के आता है, सबसे पहले उस राजा के पास पहुंचता है कि साहब आपके अच्छे दिन आ सकते हैं, आपके शहर में शांति हो सकती है, मैं पूछ के आया हूं, आप अपने असली रूप में आ जाओ। आप सही मायने में एक महिला हैं और आप पुरुष बन के घूमते हैं, आप सबको बता दो आप राजा नहीं आप रानी हैं। तो उसने एक्सेप्ट किया और उसको कुछ दिन के लिए अपने स्टे करने के लिए बोला। हफ्ते भर तक वो वहां पे रहा। हफ्ते भर में पूरा उसका सीन बदल गया और उसने प्रपोजल दिया कि अब मैं रानी, मैंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया है और तुम्हारी वजह से हमारे राज्य में शांति है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? बोलता है नहीं नहीं, मेरा तो भाग्योदय हो गया है, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। आगे बढ़ता है, किसान मिलता है, किसान के घर जाकर के रुकता है, किसान को बताता है कि तुम्हारे खेत के पूर्व दिशा में खुदाई करो, वहां पे सोने के घड़े दबे हैं। किसान खुदाई करता है, ढेर सारा सोना मिलता है। बोले अब तो मेरी बेटी की धूमधाम से शादी होगी। और किसान ऑफर देता है तुमसे अच्छा बर कहां मिलेगा, तुम्हारी वजह से हमारी जिंदगी में खुशी आई है, तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, सारी धन दौलत ले लो। बोलता है नहीं नहीं, मेरा तो भाग्योदय हो गया है, मैं तुम्हारी बेटी से शादी नहीं करूंगा। जंगल में पहुंचता है, शेर के साथ में बैठता है, सारी कहानी सुनाता है। मुझे किसान मिला था, राजा मिला, मैंने उसके संग ये किया, किसान के भी दिन सुधार दिए और तुम्हारी भी बात का उत्तर लेकर के आया हूं। तुम जिस दिन महामूर्ख का भोजन कर लोगे उस दिन तुम्हारी भूख शांत हो जाएगी। शेर बोलता है तेरे से ज्यादा बड़ा मूर्ख मुझे कहां मिलेगा, आजा तेरा भोजन। कई लोग कोई डिग्री का ढक्कन लगा लिया, ओ माय गॉड आई एम MBA। तो MBA भैया कहां मिल रही है तुझे 8 लाख रुपए महीने की नौकरी? हेलो, ये मौका है, इस पर चौका मारना चाहिए। यस या नो? ये ऑफर है, ये खुला मैसेज है भगवान की तरफ से, आओ और इस बिजनेस के अंदर जुड़ो। यहां पे हर कोई व्यक्ति कामयाब हो सकता है। सर ने बोला था या टीम वर्क में काम करना है, या कोई व्यक्ति पर्टिकुलर टैलेंट हो ना हो, हर एक व्यक्ति कामयाब हो जाता है। मैं आपको बताता हूं एक और कहानी। टैलेंट हमारे अंदर भी नहीं था, लेकिन टैलेंट टीम वर्क में होता है। ऐसे दमदार टीम में लोग मिल गए और ऊपर भी दमदार अपलाइन मिल गए तो कामयाबी मिलनी निश्चित है। एक किसान दिन भर मेहनत करता था, योगेन जी की तरह लगा रहता था अपने आलू में, मटर में, बैंगन में, कुछ नहीं होता, रोजाना मेहनत करता, जिंदगी में चाराना भी उसको बचते नहीं। वो देखता था उसके खेत के बराबर से कुछ लोगों की टोली निकलती है सुबह सुबह और शाम को वो टोली वापस आती है और उनके पास में तमाम ढेर सारा धन, अनाज, वस्त्र और ये सारी चीजें लेके आते हैं। और वो सोचता है कि मेरी पूरी जिंदगी निकल गई, कभी नए वस्त्र नहीं पहन पाया, कभी मेरी जिंदगी में पैसा नहीं आया, आखिर ये लोग कहां जाते हैं जहां से रोजाना ढेर सारा अनाज और दौलत और ये वस्त्र लेके आते हैं। उसने फावड़ा अपने कंधे पे रखा, उनके पीछे पीछे चल दिया। जाकर के देखता है वो लोग किसी न किसी अलग अलग राज्यों में जाके राजा के दरबार में जाकर के कुछ गाना बजाना करते हैं, कुछ नृत्य करते हैं, कुछ अपनी गाने सुनाते हैं। तो उनको राजा उनके बदले में इनाम देता है। वो जाके उन्हीं की टोली में बैठ गया और वो भी कुछ ताली तूली बजाता रहा, अपना बैठा रहा। आखिरी में इनाम की बारी आई, बराबर इनाम सबको दिया जा रहा था। उसको भी अनाज दिया गया, पैसा दिए गए और उसको वस्त्र दिए गए। खुश हो गया, बोले ये टोली बढ़िया मिली है।
रोजाना डेली, अभी तो वो इंतजार करता कब आएगी टोली, चुपचाप से उनमें शामिल हो जाता और डेली वो जाता और शाम को बढ़िया टनाटन उसका हिसाब किताब मजे से रहने लगा। घर वाले भी खुश, लेकिन वो टोली के लोगों को ये बात रास नहीं आई। बोले यार ये हमारे गैंग में कोई बाहर का आदमी आ गया, ये तो कुछ करता नहीं है और इसका तो पर्दाफाश करना पड़ेगा, ये फ्री में ही खा रहा है और आज कुछ राजा के सामने इसको एक्सपोज करते हैं। उन्होंने जाके बोला सारी टोली वालों ने कि आज राजा साहब हम ग्रुप में परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, आज हमारी परफॉर्मेंस इंडिविजुअली होगी। एक एक करके सारे लोग, जो हारमोनियम बजाता है वो हारमोनियम बजा के दिखाएगा, तबला वाला तबला, चिमटा वाला चिमटा, सब गाने वाला गाना गाएगा, सब अलग अलग परफॉर्मेंस देंगे। सब आए अपनी अपने टैलेंट दिखाने लगे। अभी वो किसान का नंबर आया, उसके पास तो फावड़ा था, वो क्या करता। अब राजा उसकी तरफ देख रहा, बोल रहा बजा भाई तेरा क्या है। तो वो खड़ा होकर के बोलता है राजा साहब ये जो मेरा इंस्ट्रूमेंट है ये थोड़ा अलग टाइप का है, इसका नाम है साजा वाजा। जब शामिल होकर के सारे लोग बजाते हैं तभी बजता है, अकेले बजता ही नहीं है। तो भैया हम भी साजा वाजा लेके आए थे, तो इधर सारे लोग बजा रहे हैं तो अपना भी बज रहा है, और आप भी साजा वाजा लेकर के आ जाओ, आपका भी बजता रहेगा। लेकिन इस दुनिया में जैसे सर ने बोला लोग विरोध करते हैं, ये बिल्कुल सही है। एक कहावत है, हो जाता हर इंसान इस दुनिया में सफल, लेकिन क्या करें इंसान ही इंसान का दुश्मन है। एक बार सोने ने लोहे से पूछा, जब मैं कटता हूं तो मैं शांत रहता हूं और जब तुम कटते हो तो बहुत हल्ला मचाते हो यार, समझ में नहीं आता, बड़ा शोर करते हो। तो लोहे ने जवाब दिया, भाई जब तुम कटते हो तो वो जो तुम्हें काटने वाला है वो तुम्हारी बिरादरी का नहीं होता। हेलो, सोने को काटने के लिए सोना इस्तेमाल नहीं किया जाता, तुम्हें जब काटा जाता है तो तुम्हारी बिरादरी का नहीं है, तुम हल्ला नहीं मचाते, लेकिन मैं हल्ला इसलिए मचाता हूं, मुझे काटने वाला मेरी बिरादरी का होता है। दोस्तों सबसे बड़ी बात यही है, आज की टाइम में लोग अपने सुख और अपने दुख को नहीं देख रहे, बस वो प्लान देखते ही ये सोचते हैं मुझे 40 लाख मिलेंगे इसकी टेंशन नहीं है, लेकिन तू 1 करोड़ कमा लेगा यार। कई लोग अपनी जिंदगी बदलना चाहते थे, वो बदल सकती थी, लेकिन बस सामने वाले को फायदा ना हो जाए इस चक्कर में उन्होंने काम नहीं किया। एक हरियाणा का बंदा और 2 अफ्रीकन कई रास्ते से जा रहे थे, एकदम से भगवान जी प्रकट हो गए और बोलते हैं आज तुम लोगों का लकी डे है, तुम लोग एक एक वरदान मांगो वो सच हो जाएगा। तो पहला अफ्रीकन कालू टाइप का था, बोला भगवान जी आप मुझे गोरा कर दो। भगवान जी ने तथास्तु किया, उसको गोरा बना दिया। दूसरे वाले अफ्रीकन से पूछा, बोले भगवान जी मैं भी परेशान हूं, आप मुझे गोरा कर दो, उसको भी तथास्तु किया, गोरा बना दिया। हरियाणा वाले से पूछा तुम मांगो, बोले भगवान जी इन दोनों को पहले जैसा कालू कर दो। अपना वरदान वेस्ट हो जाए टेंशन नहीं है, लेकिन ये घमंड में रहेंगे, इनका पहले ईगो सेट करो। लेकिन मैं ऐसे लोगों को बता दूं जो ये सोचते हैं कि हमारी वजह से दूसरे को फायदा ना जाए, तो वो कहां कहां बच सकते हैं मेरी समझ में ये नहीं आता। हेलो, सब्जी खरीदेंगे, सब्जी वाला कमाएगा, आज से सब्जी खरीदना बंद। ये जानो, मोटरसाइकिल ली थी, कमा लिया किसी ने, पेट्रोल पंप बजाओगे पेट्रोल पंप वाला कमाएगा, बच्चों को स्कूल भेजोगे स्कूल वाला कमाएगा, यहां तक बात है जो कपड़े खरीदे हैं अंडरवियर बनियान पे भी किसी ने पैसा कमाया है। इसलिए हिमालय की कंदराओं में चलते हैं, कंदमूल फल खाएंगे, तभी हम इस दूसरे के प्रॉफिट से बच सकते हैं, नहीं तो इतना सा भी कुछ ना कुछ करने के लिए जाओगे कोई ना कोई तो कमाएगा। यस या नो? अगर हमें उससे बचना है तो एक ही तरीका है, उसमें शामिल हो जाओ। जो सर ने बोला अपना नेटवर्क बना लो, अपनी टीम बनाना शुरू कर दो। अब तक ये बिचौलियों को जा रहा था, अब हमारे पास आने लग जाएगा। अब तक धन्ना सेठों को जा रहा था, अगला धन्ना सेठ बनने की बारी आप लोगों की है, आप लोगों की है। क्या करना है बड़ा काम करने के लिए? बार बार दिमाग में यही चीज रहती है। सिंपल है, अगर मैं आज यहां हूं तो अपलाइन के बात में निष्ठा रही। अगर मेरे से कोई पूछे
तो कभी भी दिमाग लगाया ही नहीं। और मैं आज यहां से जितने भी लोग इस हॉल में बैठे, मैं सबको बोलता हूं, आपकी जितनी स्ट्रांग आपके अपलाइन की बात में निष्ठा रहेगी, आपको कामयाबी उतनी जल्दी मिलेगी। दिमाग लगाओगे लेकिन किंतु परंतु करोगे, कभी सफलता मिलने वाली है नहीं। एक गुरुकुल के अंदर जो वहां के कुलपति थे, वो बुजुर्ग हो चले थे, उन्होंने सोचा अपने बाद उत्तराधिकारी बनाना है किसी अच्छे ईमानदार और किसी आज्ञाकारी बच्चे को। उन्होंने सारे बच्चों को इकट्ठा किया और बोला, भाई कल की क्लास छत पे लगेगी और कल जो हम जानकारी देंगे ऊंट के बारे में देंगे, और तुम लोग एक काम करना, ऊंट को छत पे चढ़ा के रखना। सारे विद्यार्थियों ने सुना। सुनने के बाद में बोले, गुरुजी पागल हो गए, सठा गए, ऊंट कैसे चढ़ेगा छत पे। लेकिन उनमें एक देसी था, मेरी तरह जाट आदमी, उसने कुछ नहीं किया, सीढ़ी लगा ली, ऊंट को पकड़ के ले आया और एक लंबा सा डंडा ले लिया और दे बजाता रहा पूरी रात ऊंट में, चढ़ चढ़। सवेरे आके गुरुजी ने देखा, वो समझ गए ऊंट छत पे चढ़े न चढ़े, लेकिन समझ में आ गया चेला पक्का है, इसी को उत्तराधिकारी बनाना है। सिंपल सी बात है। उनको बोला जाता है, कई लोगों को यहां इतनी सारी बातें योगेंद्र जी ने बताई, डॉक्टर साहब भी बता के गए, उनको बोला जाता है लेकिन वो सुनते तो हैं लेकिन मानते नहीं है। मुझे बोला गया था चले जाओ बुलंदशहर में, मुझे नहीं पता किसने ज्वाइन किया किसने नहीं किया, मेरे हाथ में प्लान फोल्डर था और मेरा एक ही काम था, मुझे प्लान दिखाना है, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। मैं धनाधन प्लान दिखाता रहा, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा कौन ज्वाइन कर रहा है कौन नहीं, बस अपना काम प्लान दिखाने का था। 2000 प्लान दिखाया। जब तक मैं वहां पे रहा, एक दिन भी बिना प्लान दिखाए मैंने रोका नहीं अपने आप को, और लाइन लग गई दोस्तों, टीम की लाइन लग गई। अपलाइन ने बुलाया, बोले यहां से वापस आओ, चले जाओ जोधपुर, साला वहां भेज दिया मारवाड़ में, और वहां भी यही काम था। बात समझ में सामने वाले के आए नहीं आए, लेकिन अपना काम प्लान दिखाने का था। दे प्लान दे प्लान दे प्लान, लाइन लगा दी वहां पर भी, और दोस्तों वहां से भी लाइन लग गई, आज डायमंडों की लाइन लग गई दोस्तों। और आज मैं यहां पे बोलता हूं, जितने लोग यहां बैठे हैं, आप दिमाग लगाना बंद करो। आपको जिस जगह बोला जा रहा है बिना दिमाग लगाए वहां जाकर के लठ गाड़ दो और पूरी दमदारी के साथ में आप प्लान दिखाते रहो, कामयाबी मिलेगी। ये मैं स्टाम्प पे लिख के दे सकता हूं, स्टाम्प पे लिख के दे सकता हूं। कितने लोगों को भरोसा है कि हमें कामयाबी मिलेगी, हम लठ गाड़ के काम करेंगे। खड़े हो जाओ अपनी जगह पे। आपको भरोसा है, भरोसा है अपने आप पर, भरोसा है सिस्टम पर, भरोसा है कंपनी पर, तो मेरे साथ मिलकर बोलो, हम नहीं रुकेंगे, हम शोध प्लान करेंगे। कोई आए नहीं आए, लेकिन हम बंदे को प्लान दिखाएंगे। यस या नो? और मैं बोलता हूं आज इस मंच से, यहां पे इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं, सारे के सारे लोग डायमंड बनेंगे, सारे के सारे। बिजनेस को 13 साल किया मैंने पूरे विश्वास के साथ। टैलेंट होता तो पहले कहीं सेट हो जाते, मन में तमाम मलाल रहते थे। घर वाले बोलते थे ठीक से पढ़ ले डॉक्टर बन जाएगा, मन में लगता था यार पढ़ लेते तो सही रहते वैसे, क्योंकि उस समय मौका नहीं था। आज मौका मिला तो समझ में आता है कि जिंदगी हर आदमी के लिए कुछ न कुछ प्लानिंग जरूर करके रखती है, और आज जिंदगी की प्लानिंग सामने है। मौका मिला तो इस पर चौका मारा। आज मैं बताना चाहता हूं पूरे भारत में 4 लाख लोगों से भी ज्यादा की टीम काम करती है। साइकिल से शुरुआत की थी इस बिजनेस की, और आज 50 लाख की BMW कार से इस बिजनेस को करता हूं। इस बिजनेस में पिछले 7 साल से लगातार हर महीने 8 लाख रुपए की इनकम मेरे पास आ रही है। और जिंदगी में क्या चाहिए? हेलो, यही चाहिए ना? आज इस बिजनेस की वजह से है। मौका आप लोगों के पास में भी है। लोग बोलते हैं कि लोग बिजनेस को रिजेक्ट कर रहे हैं। मैं बोलता हूं बिजनेस में कमी नहीं है, कमी हमारे अंदर भी नहीं है। एक ही बात है, अगर उसको ये प्लान समझ में नहीं आ रहा तो समझ लो बंदे की हैसियत नहीं है, क्योंकि ये प्लान हैसियत वाले लोगों को समझ में आता है। जब मैंने 1 लाख रुपए का आईफोन लिया तो मेरे गांव के एक लड़के ने बोला ये क्या मतलब है, आपने 1 लाख रुपए डाल दिए मोबाइल में। माइक्रोमैक्स लेते किसी बंदे में भी मार दो, हथियार का भी काम करेगा। इतना स्ट्रांग मोबाइल 10,000 रुपए में ही आ जाता।
हेलो, मैंने BMW गाड़ी ली, लोग बोल रहे हैं तो खेत में नहीं चलेगी। गाड़ी खेत में चलाने के लिए ली जाती है या ट्रैक्टर लिया जाता है? बोले बोलेरो लेता, 8-10 अंदर घुस जाएं, 8-10 ऊपर से चिपक जाएं, फिर भी चलती है। अब उनके हिसाब से BMW बेकार, आईफोन बेकार। एक गांव का लड़का मेरे संग जेपी होटल में आया, गाड़ी चला के लाया था। उसने देखा, बोला यहां तो 500 रुपए की चाय मिलती है। गांव में आके बता रहा, बोले देखो ये पागल है, 500 रुपए की चाय पीता है। उसके हिसाब से 5 स्टार में जाना बेकार। हेलो, आपको लगता है एप्पल कंपनी बेकार है? एप्पल का मोबाइल किसको समझ में आता है? जिनकी हैसियत होती है, वो लाइन लगा के खरीदते हैं भाई साहब। BMW कार किसको समझ में आती है? हैसियत वालों को समझ में आती है। 5 स्टार होटल की चाय किसको समझ में आती है? किसको? और ये सेफ शॉप का प्लान, 8 लाख का प्लान, ये भी हैसियत वालों को समझ में आता है, नॉर्मल बंदों को समझ में नहीं आता। सोच लेना, जिसने ना बोला इसका सोच गए, इसका फ्यूज उड़ गया। हेलो, ये अपने काम का नहीं है, अपने काम का तो वही है। आप जाना, मुझे भी ऐसे लगता था, जो 2-4 खन्ना, बुद्धा, मुन्ना, पप्पू, कलुआ, भूरा जो रहते हैं, बोले यही हमारे डायमंड है, अगर ये जुड़ गए तो बस ठीक है, बाकी तो दुनिया सुनी है। ये गलत फहमी है हमारी। दुनिया में हम जैसे बहुत लोग हैं। आप जाओ तो सही। मैं अपनी मौसी के लड़के के पास गया, बड़े प्यार से समझाया मत ज्वाइन कर। अब मुझे लग रहा है जब मेरी मौसी का लड़का नहीं कर रहा तो कौन करेगा। लेकिन अब समझ में आता है वो असली मौसी का लड़का नहीं, असली मौसी के लड़के तो यहां बैठे हैं। आपका मौसी का लड़का ज्वाइन कर भी ले, क्या फर्क पड़ रहा है? वो डायमंड बनाएगा। हेलो, अब समझ में आता है ये बिजनेस गली मोहल्ले का नहीं, ये बिजनेस नेशनल लेवल का है, नेशनल लेवल का। और दोस्तों, इस विजन के साथ में चले थे, इसलिए आज एक से एक दमदार पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में टीम पहुंच गई। हो सकता है मौसी का लड़का ज्वाइन कर लेता तो पहुंचती भी नहीं। समझ रहे? उधर ही कोटा पूरा हो जाता, सोचते अब तू बढ़ा टीम। समझ में आया, अपने दम से काम होगा। और आज मैं आपको बोलता हूं, जो भी हरिया, पप्पू, खन्ना जो भी है नहीं ज्वाइन कर रहा, टेंशन मत लेना। और भी योगेंद्र यादव, प्रमोद यादव जी, डॉक्टर संजीव जी जैसे तमाम शेर अभी दुनिया में इंतजार कर रहे हैं, वो आपकी टीम में ज्वाइन होंगे और आपको बोलेंगे महागुरु जी आप यहां बैठो, साला डीडीओ की तो हम लाइन लगा देंगे। डीडीओ, लेकिन वो आएंगे किसके साथ, किसके साथ जुड़ेंगे, उसके लायक बनाना पड़ेगा अपने आप को। घर में खीर बनती है। हेलो, मैनपुरी में खीर बनती है क्या सर? 3-4 ही लोग बोले हैं। खीर बनती है, और खीर जब मम्मी बनाती हैं तो उसे कटोरे में डालती हैं, यस या नो? लेकिन जिस कटोरे में डालती हैं वो साफ होता है गंदा? अगर गंदा हुआ तो उसमें लगता है रगड़ा। क्या लगता है? रगड़ा। और रगड़ा लग के जब उसमें चमक आती है तब उसमें खीर डलती है। वो ऊपर वाला बैठा है डायमंड शिप की खीर लेके, वो देख रहा है कौन से कटोरे में चमक आई है, और अगर नहीं आई थोड़ा रगड़ा लगेगा और चमक आ जाएगी, खीर डल जाएगी। दोस्तों, उसी दिन खीर डल जाएगी। कईयों को थोड़ा सा रगड़ा लगा नहीं, तू अभी से रो रहा है। भगवान जी समझ गए ये आइटम काम का नहीं है, 10,000 की टीम बनाएगा, ये रोएगा, ये मैदान छोड़ के भाग सकता है। हेलो, बहादुर आदमी चाहिए। और वो चेक करके देखते हैं, जरा सा हिलाया डुलाया कि भाग गए। क्या आप, ये दुनिया आपको रगड़ा लगाएगी, उस रगड़े को झेलने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, हम भी अगर गांव में रहते तो अपनी भी कोई पर्सनैलिटी नहीं थी, कोई तेज चिल्ला दे तो हम रोने लग जाए। और अगर ऐसे ही रहते गांव में तो अभी भी वही रहते। लेकिन निकले, साला इतने रगड़े झेले कि अभी कोई भूतनाथ आके भी बैठ जाए, साला उसको रुला के भेज देंगे, पर रोले मारे नहीं है। और मैं बोलता हूं आपको अभी ऐसे ही डायमंड बना दे। इधर आओ, दौड़ के आते हैं ऐसे।
इनको अभी डायमंड बना दें। हाँ जी, कैसा लग रहा है डायमंड बन के? बहुत अच्छा। बन गया डायमंड। क्या कहानी है इनकी, कहानी बताओ। ऐसे बैठा था कारपेट पर, सर ने बुलाया, डायमंड बना दिया, बस ये कहानी है। ये आपके महागुरु जी। हंसी आ रही है, थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़े दिन रुक जाओ। क्या नाम है? अर्जुन। थोड़ा वक्त लगेगा इस अर्जुन को, अभी बाणों पे धार लग रही है। 3 साल, और 3 साल बाद जब ये अर्जुन स्टेज पे आएगा ना, हिला के रख देगा भाई साहब, हिला के रख देगा। और बोले 3 लगने नहीं दूंगा। थोड़ा रगड़ा लगना बाकी है, फिर ये माइक इधर जाएगा ना तो वापस इधर नहीं आएगा, फाड़ के रख देगा। हेलो, और मैं बोलता हूं, बैठिए अर्जुन जी, इंसान को डायमंड बनने में वक्त है ही नहीं। डायमंड सिर्फ आपका ताज और ट्रॉफी बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग हो गए रखी है, तैयार एकदम, बस सुधरने में टाइम लग रहा है भाई साहब। हेलो, ऐसे ही लाखों लोगों के दिलों की धड़कन सबके महागुरु बनाने का। अच्छा लोचा मास्टर, अभी इसको 10 रुपए दे दो, पचा जाए। भगवान जी देखते हैं, पहले इसको पहले ठीक करना पड़ेगा, थोड़ा कैरेक्टर ठीक करना पड़ेगा, लेन देन ठीक करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सुधारना है। और जिस दिन इंसान सुधर जाता है उस दिन अपने आप चिल्ला के बुलाया जाता है, आइए स्वागत करते हैं मिस्टर डायमंड का। उस दिन अपने आप आपको बुलाया जाएगा।